बीएमडी कॉलेज दयालपुर के बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्राओं, कल के अध्याय में हम लोगों ने इंग्लैंड में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति की चर्चा की थी कि किस प्रकार वहाँ क्रांति हुई। अब आज हम उस क्रांति का क्या स्वरूप था और उसके क्या परिणाम हुए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्रांति की महत्ता इस बात में थी कि इसमें कोई खून खराबी नहीं हुई थी, परंतु क्रांति के फलस्वरूप जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया गया उससे इंग्लैंड के संवैधानिक विकास की धारा को एक नई दिशा मिली। क्रांति में सभी दलों के लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक साथ दिया, साथ ही पुरानी समस्याओं का समझौता, सहमति और सहिष्णुता के आधार पर निदान ढूंढ निकाला गया। यह सही है कि क्रांतिकारी युग में जो प्रश्न उठाया गया उसका समाधान बुद्धि प्रधान युग ने किया। पहले के युग में राउंड हेड और कैवेलियर ने बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर देश के राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया था, परंतु व्हिग एवं टोरी दल ने राजनीतिक जीवन में शांति और संतुलन लाकर पहले की बोई फसल काटी। ट्रेवेलियन के अनुसार क्रांति की महत्ता गर्जन तर्जन में नहीं थी, बल्कि उसके उद्देश्य को कार्यान्वित करने की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता में थी। ट्रेवेलियन ने ठीक ही कहा है, अनुदारवादी क्रांतियों में 1688-89 की क्रांति सबसे अधिक उदार थी। संस्थाओं के स्वरूप में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वैधानिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की गई। पारित कानूनों में अधिकतर अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स सबसे प्रमुख था। इस कानून द्वारा सर्वप्रथम यह घोषणा की गई कि जेम्स द्वितीय ने अपने प्रयास द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म को जड़ मूल से नष्ट किया है तथा राज्य के कानून और नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर स्वयं सरकार और गद्दी खाली कर दी है। इसलिए विलियम और मेरी को इंग्लैंड की गद्दी दी जाती है। विलियम तृतीय ने पार्लियामेंट का जो अधिकार पत्र स्वीकार किया उसमें देश के वास्तविक मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की बातें थी। अधिकार पत्र की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी। पहला था, पार्लियामेंट की आज्ञा के बिना राजा किसी कानून को न तो स्थगित कर सकता था और न किसी नए कानून को लागू कर सकता था। दूसरा, राजा किसी व्यक्ति को अवमुक्त नहीं कर सकता था तथा पहले का न्यायालय नाजायज घोषित कर दिया गया था। पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के राज्य खर्च के लिए लगाए गए अथवा वसूले गए कर को नाजायज़ करार दिया गया था। शांति के समय पार्लियामेंट की अनुमति के बिना किसी प्रकार की अस्थायी सेना रखना नाजायज और कानून विरोधी को समझा गया। आत्मरक्षा के लिए प्रोटेस्टेंटों को अस्त्र शस्त्र दिए गए। पार्लियामेंट का चुनाव निर्बंध हो गया, यानी किसी तरह की रोक टोक उस पर नहीं। चुनाव समय होगा तो उस पर हो जाना चाहिए था, राजा का कोई हस्तक्षेप इस पर नहीं। पार्लियामेंट की बैठक में प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता दी गई। जमानत आदि बातों की सुविधा नागरिकों को दी गई। राजा द्वारा मनमानी करने की आज़ादी खत्म हो गई। अगला पॉइंट है, पार्लियामेंट के समक्ष मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्वीकृत हो गया और अब राजा द्वारा दिए हुए क्षमा पत्र से मंत्री अपना बचाव नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैथोलिक अथवा कैथोलिक स्त्री से शादी करने वाली कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की गद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता था। यानी कि पहले कैथोलिक भी राजा बन सकता था, अब नहीं बन सकता है। अब प्रोटेस्टेंट जो भी होगा वही राजा बनेगा। इस प्रकार गद्दी का अधिकार भी वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। अधिकार पत्र द्वारा शासन विधान की रूपरेखा निश्चित कर दी गई। निरंकुश शासन के स्थान पर नियमानुदित शासन की स्थापना हुई। राजा का अधिकार सीमित हो गया और वैधानिक शासन का युग शुरू हुआ। राज्य सत्ता का नियंत्रण पार्लियामेंट के हाथ में आ गया। राज्य के खर्च की आवश्यकता पार्लियामेंट ही पूरा कर सकती थी। 1688 ईस्वी के बाद पार्लियामेंट ने यह निश्चित करना शुरू किया कि किस विभाग में कितना रुपया खर्च किया जाएगा। अब राजा को प्रत्येक काम के लिए पार्लियामेंट पर भरोसा करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से सेवा नियंत्रण कानून के प्रतिवर्ष पास करने के कारण सेना का जो नियंत्रण कानून था उसको हर वर्ष पास करना पड़ता था। इसके लिए पार्लियामेंट की बैठक प्रतिवर्ष बुलाना अनिवार्य हो गया। 1689 ईस्वी में सहिष्णुता नियम पास हुआ, जिससे प्रोटेस्टेंटों को अपने नियमानुसार पूजा पाठ की स्वतंत्रता मिली।
1693 ईस्वी में लाइसेंसिंग एक्ट पास कर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। अपमानजनक लेख को छोड़कर प्रेस हर तरह के समाचार को अब छाप सकता था। 1695 ईस्वी में राजद्रोह नियम के अनुसार अभियुक्तों को अपनी रक्षा के लिए काउंसिल रखने की अनुमति दी गई। इन कानूनों के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून 1701 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या उत्तराधिकार निर्णय कानून था। मूलतः इसके द्वारा गद्दी का उत्तराधिकारी स्थायी धर्म संघ को मानने वाला ही हो सकता था। यानी गद्दी का उत्तराधिकारी वही होगा जो स्थायी धर्म संघ को माने, यानी प्रोटेस्टेंट जो इंग्लैंड का एंग्लिकन समुदाय का जो चर्च था उसको माने, न कि रोम के कैथोलिक चर्च को। कानून के अनुसार न्यायाधीश को राजा अथवा मंत्री के इच्छा अनुसार पदच्युत नहीं किया सकता था, यानी अब न्यायाधीश को अब राजा हटा नहीं सकता था। इस प्रकार इन सारे कानूनों द्वारा कार्यकारिणी की व्यवस्थापिका के अधीन लाने का प्रयास किया गया, यानी कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका यानी विधायिका के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। राजा से बहुत सारे अधिकार छीनकर इंग्लैंड की संसद को मिल गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप संसद को काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई, राजा की शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। इस प्रकार से 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का यह महत्वपूर्ण अध्याय आप लोगों के समक्ष रखा गया और इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है इसका इंग्लैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। आप इस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।